बिहार पुलिस में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आज हम लोग करने वाले हैं। बिहार पुलिस में जितना भी प्रीवियस ईयर में 2010 से लेके और 2024 तक में जितना भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार पुलिस में पूरा क्वेश्चन हम लोग आज करने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले आपने मेरा पहला लेक्चर दूसरा लेक्चर देख लिया होगा तो बढ़िया है। अगर लेक्चर नहीं देखा है तो उसमें दोस्तों प्रीवियस ईयर का सीरीज में चला रहा हूँ अभी, जिसमें दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पूरा सीरीज चल रहा है, जिसमें आप बिहार पुलिस का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है पूरा मैं करवाने वाला हूँ। तो चलिए आज लेक्चर तीसरा है दोस्तों। तो आज लेक्चर तीसरा है हम लोगों का, जिसमें हम लोग कुछ ऐसे प्रश्न देखेंगे जो बिहार पुलिस में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, क्योंकि बिहार पुलिस में सबसे ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ज्यादा जोर दिया जाता है। तो चलिए जानते हैं। और दोस्तों अगर आप हमारे नए चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सभी तरह का वीडियो जो है आपको यहाँ पे पहुंचता रहे। तो चलिए जानते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का है दोस्तों कि मस्तिष्क का वजन पुरुष में कितना होता है। हमारा जो सर होता है दोस्तों, इसका वजन कितना होता है। इसका जो वजन दोस्तों पुरुष में कितना होता है, तो पुरुष में दोस्तों 1400 ग्राम, कितना, तो 1400 ग्राम का होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का वजन महिला में कितना होता है। तो महिला में जो है मस्तिष्क का वजन अगर बात की जाए तो महिला में जो मस्तिष्क का जो वजन है दोस्तों कितना होता है, 1350 ग्राम होता है। कितना, 1350 ग्राम का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सोचने और समझने की क्षमता कौन विकसित करता है। मानव शरीर में जो है सोचने और समझने की क्षमता को कौन विकसित कर सकता है, तो मस्तिष्क के द्वारा दोस्तों ये होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव मस्तिष्क की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है दोस्तों, तो न्यूरॉन जो होती है दोस्तों, मानव मस्तिष्क की जो है सबसे छोटी कोशिका मानी जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क के अध्ययन को क्या कहा जाता है। मस्तिष्क के जो हमारा सर जो है, इसके सर के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी किसे कहा जाता है, तो मस्तिष्क के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मानव मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है। मानव का जो मस्तिष्क है ये कितने भागों में विभाजित है, तो मानव का जो सिर है दोस्तों ये 3 भागों में विभाजित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मानव के फेफड़े कितने भागों में विभाजित है। मानव का जो सर है दोस्तों ये 3 भागों में विभाजित है। मानव का फेफड़ा दोस्तों कितने भागों में विभाजित है, तो 2 भागों में विभाजित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कठोर कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ कंकाल किसका गुण है। ये गुण किसका दोस्तों, मोलस्का का गुण होता है। दोस्तों ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, 2024 में जो ये पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में कंकाल की कुल संख्या कितनी होती है। तो मानव शरीर में जो है कंकाल कितने होते हैं दोस्तों, ये सभी को पता होगा। आंसर डी हो जाएगा, 206 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव हड्डी, मानव हड्डियां किससे बनी होती है दोस्तों, तो हमारा जो इंसान का जो हड्डी होता है ये किससे बना होता है। ये जो मानव का जो हड्डी होता है दोस्तों, फास्फोरस अलॉय, गलत हो जाएगा। सी इसका आंसर होता है दोस्तों कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस से जो है मानव की हड्डी बनती है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। मानव शरीर में हड्डी कितने प्रकार की होती है। तो मानव शरीर में जो हड्डी कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो 2 प्रकार के हड्डी होती है मानव शरीर में। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वह हड्डी जो लचीली होती है क्या कहलाती है। मानव शरीर का वह हड्डी जो लचीला होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों, तो उपास्थि कहलाता है। क्या कहलाता है, तो वो उपास्थि कहलाता है। मानव शरीर की वो हड्डी जो कठोर हड्डी होती है उसे क्या कहा जाता है, तो अस्थि हड्डी कहा जाता है। जो हड्डी जो है लचीली होती है, मानव शरीर में जो हड्डी लचीली होती है उसे उपास्थि हड्डी कहा जाता है। लेकिन जो हड्डी कठोर होती है उसे अस्थि हड्डी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव कंकाल कितने प्रकार का होता है। मानव कंकाल जो होता है दोस्तों ये कितने प्रकार का होता है, तो मानव कंकाल भी दोस्तों 2 प्रकार का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अक्षीय कंकाल में कितने हड्डियां होती हैं। तो अक्षीय कंकाल में दोस्तों कितने हड्डी होते हैं, तो 80 हड्डी होते हैं। कितने, अक्षीय कंकाल में 80 हड्डी होते हैं।
और उपांगन उपांग कंकाल में कितने हड्डी होते हैं? तो उपांगन कंकाल में 126 हड्डी होते हैं। टोटल 80 प्लस 126, तो टोटल मिला के कितना हो गया? 206 हड्डी हो गया। तो मानव शरीर में अगर पूछेगा कितना हड्डी, तो 206 हड्डी। मानव का कंकाल कितने भागों में विभाजित है? तो दो भागों में, एक अक्षीय और एक उपांगम। एक अक्षीय और एक उपांगम में विभाजित है। अक्षीय में कितना है? तो 80 है, और उपांगम में 126 है। दोनों मिला के 206 हड्डी है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर होती है दोस्तों। जांघ का जो हड्डी होता है दोस्तों, मानव शरीर का सबसे लंबा हड्डी होता है ये। इसको क्या बोला जाता है? फीमर की हड्डी बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेपीस जो है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बिहार में कुल कितने वन्य जीव अभयारण्य है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये बिहार पुलिस में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। जितना भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें जो बिहार पुलिस 2025 में जो एग्जाम हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है। इसलिए बिहार में कुल कितने वन्य जीव अभयारण्य है? इसका सही आंसर होगा 13 है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि बिहार में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो बिहार में मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो बिहार में मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम क्या है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ये क्या है दोस्तों? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पे स्थित है? तो पश्चिम चंपारण में। कहाँ पे? तो पश्चिम चंपारण में ये राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन जो दोस्तों कि बिहार में कितने टाइगर रिजर्व है? टाइगर रिजर्व संस्था कितना है बिहार में? तो बिहार में एक टाइगर रिजर्व संस्था है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि बिहार में कौन सा टाइगर रिजर्व संस्था? टाइगर रिजर्व संस्था कितना है बिहार में? तो एक है, लेकिन कौन सा है वो? तो वो जो है आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व संस्था। ये भी कहाँ पे है? तो पश्चिम चंपारण में है। अब बिहार का एक राष्ट्रीय नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये भी आपका पश्चिम चंपारण में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार की पहली आर्द्र भूमि कौन सी है? बिहार की जो है पहली आर्द्र भूमि कौन सी, क्या कौन मानी जाती है दोस्तों? तो बिहार की पहली आर्द्र भूमि कौन मानी जाती है? तो ये इसका सही आंसर होगा दोस्तों कावेरी झील। यहाँ पे गलत हो जाएगा दोस्तों, ये जो ऑप्शन ए सही होगा, लेकिन इसमें ऑप्शन गलत हो गया है। कावेरी झील जो है दोस्तों भारत की पहली आर्द्र भूमि मानी जाती है, कावेरी झील। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का जो है पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दोस्तों ये उत्तराखंड में स्थित है। इसके यहाँ से जो है राम गंगा नदी होकर बहती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, जिम कार्बोट राष्ट्रीय उद्यान का अन्य नाम क्या है? इसका जो अन्य नाम क्या है? तो रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान इसका जो है दूसरा नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो वर्तमान में जो भारत में कितने 107 राष्ट्रीय उद्यान है वर्तमान में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों? तो सीमपाल राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पे है दोस्तों? तो उड़ीसा राज्य में है। कहाँ पे है? तो उड़ीसा राज्य में ये जो है राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का 107वां है, कौन सा? तो सीमपाल। चलिए अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन सी होती है दोस्तों? तो वेनगंगा और पेनगंगा, ये दो नदी जो होती है गोदावरी नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो कोसी जो दोस्तों गंगा नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? तो कृष्णा नदी की जो सहायक नदी है, कोयना नदी जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो कावेरी नदी की सहायक नदी जो है अमरावती नदी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मोनाजाइट रेत कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थियोरियम पाया जाता है। कौन सा? थियोरियम पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में थ्योरियम का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? तो केरल में दोस्तों। केरल में जो है भारत में थ्योरियम का सबसे बड़ा भंडार देखने को कहाँ मिलता है? तो केरल राज्य में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, थ्योरियम युक्त खनिज ऐसा क्या कहलाता है? तो मोनाजाइट कहलाता है। क्या कहलाता है? तो मोनाजाइट कहलाता है। क्योंकि मोनाजाइट क्या होता है? एक प्रकार का दोस्तों बालू होता है। चलिए क्वेश्चन है कि मोनाजाइट क्या है? तो मोनाजाइट एक प्रकार का क्या होता है? तो बालू होता है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मोनाजाइट रेत किस राज्य में पाई जाती है? तो ये आपको केरल में पाई जाती है। मोनाजाइट से क्या कौन सा खनिज मिलता है? तो थ्योरियम मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि थ्योरियम उत्पादन में कौन सा देश सबसे पहले स्थान पर आता है? तो हमारा भारत दोस्तों जो है थ्योरियम उत्पादन में सबसे पहला स्थान रखता है। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? तो बेला टीला से। कहाँ से? तो बेला टीला की खान से दोस्तों ये जो है सर्वाधिक लौह अयस्क प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वेलाडीला की खान कहाँ स्थित है? दोस्तों छत्तीसगढ़ में जो है वेलाडीला की खान स्थित है, जहां से जो लोहा अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों की खेतड़ी की खान, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों है। खेतड़ी की खान कौन सा खनिज से प्राप्त होता है? खेतड़ी की खान से कौन सा खनिज प्राप्त होता है दोस्तों? तो तांबा प्राप्त होता है। ये खेतड़ी की खान कहाँ पे स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि खेतड़ी की खान किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है मलाज खंड की खान से क्या प्राप्त होता है? दोस्तों इससे भी तांबा प्राप्त होता है, लेकिन मलाज खंड की खान कहाँ पर है? तो ये जो है दोस्तों मलाज खंड की खान जो है कहाँ पर है? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों मलाज खंड की खान किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में, क्योंकि मौ से क्या होता है मलाज, मौ से मध्य प्रदेश। याद रखने का एक बेहतरीन ट्रिक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, केजीएफ और एचजीएफ किस प्रकार की खाने से संबंधित है? वो कौन सा खान है? केजीएफ और एचजीएफ। केजीएफ एक प्रकार का जो है, इसमें फिल्म भी इसमें निकला था केजीएफ पे। केजीएफ और एचजीएफ किस प्रकार का खान है? तो सोने का खान है। सोना का खान भारत में कौन सा है? तो केजीएफ और एचजीएफ है। चलिए केजीएफ का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो कोलार गोल्ड फील्ड जो है केजीएफ का पूरा नाम है। कोलार गोल्ड फील्ड जो है केजीएफ का जो है पूरा नाम फुल फॉर्म इसका होता है। कोलार गोल्ड फील्ड कहाँ ये स्थित है दोस्तों? ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। कोलार कर्नाटक के कोलार जिला में जो है ये कोलार गोल्ड फील्ड स्थित है केजीएफ। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एचजीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हुट्टी गोल्ड फील्ड होता है। क्या होता है दोस्तों? हुट्टी गोल्ड फील्ड होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हुट्टी गोल्ड फील्ड कहाँ स्थित है दोस्तों? तो हुट्टी गोल्ड फील्ड जो है ये कहाँ पर स्थित है पूछा गया है। तो हुट्टी गोल्ड फील्ड जो है ये आपका कर्नाटक में ही स्थित है। कर्नाटक के रायचूर जिला में। कहाँ का? तो कर्नाटक के रायचूर जिले में ये हुट्टी गोल्ड फील्ड जो है ये स्थित है। ये एक प्रकार का खान है जहाँ पे सोने का खान मिलता है, सोना मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? मानव शरीर में जो रक्त का जो है शुद्धिकरण कौन करता है दोस्तों? तो मानव शरीर में जो रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? तो लीवर के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा? तो मानव शरीर में जो है किडनी के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? किडनी के द्वारा जो है रक्त का मतलब ब्लड का जो है मानव शरीर में फिल्टर किसके द्वारा होता है? तो किडनी के द्वारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है किडनी फेल हो जाने पर रक्त शुद्ध करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? किडनी फेल हो जाने पर रक्त शुद्ध करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? किडनी अगर किसी का फेल हो जाता है उसमें जो फिर रक्त को किस तरह से शुद्ध किया जाता है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डायलिसियस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो डायलिसियस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किडनी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है दोस्तों? किडनी की जो सबसे छोटी इकाई होती है क्या होती है? तो नेफ्रॉन होता है। क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे अंदर का अंग कौन सा होता है दोस्तों? तो अंदर का अंग जो सबसे बड़ा यकृत होता है। क्या? यकृत होता है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि सभी तरह का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। हमारे चैनल का नाम है जीके वाला 730। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि छोटे बच्चे में रक्त निर्माण किससे होता है? छोटे बच्चे में जो रक्त का जो है निर्माण ये किससे होता है? तो यकृत से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि यकृत किस प्रकार की कोशिका से बना होता है दोस्तों? तो यकृत जो है ये किस प्रकार की कोशिका से बना होती है? तो सीमाइटो कोशिका से जो है बना होता है यकृत। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि लीवर मानव शरीर के किस ओर रहता है? तो मानव शरीर के दाईं ओर जो है लीवर रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का सबसे बाहरी अंग कौन सा है? सबसे बड़ा बाहरी अंग कौन सा है? तो सबसे
आंतरिक अंग तो यकृत था जिसे लीवर कहते हैं। और बाहरी अंग कौन सा है दोस्तों? त्वचा जो है मानव शरीर का सबसे बाहरी अंग होता है, सबसे बड़ा अंग। अगला क्वेश्चन है, धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन गैस निकलती है। कौन सी गैस? तो मीथेन गैस जो है धान की खेत से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, पशुओं की के जुगाली करने से कौन सी गैस निकलती है? तो पशु जो मुंह चलाते रहते हैं उनसे कौन सा गैस निकलता है? तो मीथेन गैस निकलता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बायोगैस संयंत्र कौन सी गैस निकलती है? बायोगैस जो होती है उससे कौन सा गैस निकलता है? तो उससे भी जो है मीथेन गैस निकलता है। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? CH4। CH4 तो फोर जो है कि कौन से गैस का है? तो मीथेन गैस का है। अगला क्वेश्चन है, मीथेन गैस को और किस नाम से भी जाना जाता है? मीथेन गैस को और किस नाम से भी जाना जाता है दोस्तों? तो मीथेन गैस को दोस्तों मार्स मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बायोगैस का प्रमुख घटक क्या होता है? तो मीथेन गैस जो बायोगैस का प्रमुख घटक माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक क्या होता है दोस्तों? तो इथेन जो है प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक माना जाता है। पूछेगा प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक क्या होता है? तो इथेन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एलपीजी गैस के प्रमुख घटक क्या होते हैं दोस्तों? तो एलपीजी गैस का प्रमुख घटक क्या होता है? एलपीजी गैस का जो प्रमुख घटक प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। आंसर ए सही हो जाएगा दोस्तों। प्रोपेन और ब्यूटेन जो है एलपी गैस का प्रमुख घटक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? तो धान के खेत से दोस्तों कौन सी गैस निकलती है? तो धान के खेत से अगर बात करेंगे कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन गैस निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पशुओं के जुगाली करने से कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन है कि बायो गैस संयंत्र कौन सी गैस निकलती है? तो बायो संयंत्र गैस से जो है आपका मीथेन गैस निकलता है। अगला क्वेश्चन है, मीथेन गैस और किस नाम से भी जाना जाता है? मीथेन गैस को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसे जो है मार्स गैस के भी नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बायो गैस का प्रमुख घटक कौन सा है दोस्तों? तो बायो गैस का जो प्रमुख घटक है दोस्तों ये क्या है? मीथेन गैस है। ये क्वेश्चन दोस्तों रेगुलर फिर से आ गया है, एक बार फिर से जल्दी से इसे देख लेते हैं। प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक कौन सा है दोस्तों? तो इथेन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एलपीजी गैस के प्रमुख घटक क्या है? तो एलपीजी गैस का जो प्रमुख घटक प्रोपेन और ब्यूटेन जो है एलपीजी गैस का प्रमुख घटक माना जाता है। भविष्य का ईंधन किस गैस को कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हाइड्रोजन को जो है हाइड्रोजन को दोस्तों भविष्य का ईंधन कहा जाता है। और ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा गैस कौन सा गैस है दोस्तों? तो हाइड्रोजन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस को आवर्त श्रेणी में किस समूह और किस क्रमांक में रखा गया है? तो पहला क्रमांक में। किस में रखा गया है दोस्तों? तो पहला क्रमांक में। ए आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि वायुयान मतलब एरोप्लेन जो होता है, एरोप्लेन के टायर में कौन सी हवा भरी रहती है? कौन सी गैस भरी रहती है? तो हाइड्रोजन जो है दोस्तों, हाइड्रोजन जो है एरोप्लेन की गैस में भरी, एरोप्लेन का जो चक्का होता है उसमें कौन सा गैस भरा होता है? तो हाइड्रोजन गैस भरा रहता है। अगला क्वेश्चन है, जल में पानी में कौन सा गैस मिलता है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। पानी में दोस्तों कौन सा गैस होता है? तो आंसर बी हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोस्तों पानी में जो होता है, किसमें होता है? तो पानी के में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहता है। अगला क्वेश्चन है, मानव के शरीर में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है? मानव के शरीर में सबसे अधिक कौन सी गैस रहती है? तो ऑक्सीजन जो है मानव के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में रहती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि फ्रिज और एसी में कौन सी गैस शीतलक के रूप में प्रयोग की जाती है? तो ओनोमिया गैस। कौन दोस्तों? ओनोमिया गैस जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि फ्रिज और एसी कौन सी गैस निकलती है? फ्रिज और एसी से जो कौन सी गैस निकलती है बहुत ही हार्मफुल गैस है दोस्तों, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है CFC गैस जो है फ्रिज और एसी से निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्वनि सबसे तेज किस माध्यम में चलती है? ध्वनि जो है सबसे तेज दोस्तों किस माध्यम में चलती है दोस्तों? ध्वनि जो है सबसे तेज जो है किस माध्यम में चलती है? यहाँ पे पूछा गया है। ध्वनि जो है सबसे तेज किस माध्यम में चलती है? यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों।
ध्वनि जो है सबसे ज्यादा किस माध्यम में तेज चलती है? तो ये दोस्तों आपका स्टील मतलब क्या कहता है, ठोस के मामले में जो है ध्वनि सबसे तेज आगे चलती, सबसे ज्यादा तेज चलती है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है दोस्तों? तो ध्वनि की चाल जो है सबसे अधिक किसमें होती है पूछा गया है। तो द्रव मतलब ठोस में जो है दोस्तों ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि की चाल सबसे कम किसमें होती है? सबसे कम किसमें होती है दोस्तों? तो सबसे कम की अगर बात करेंगे तो गैस में। किसमें? तो गैस में जो ध्वनि की चाल सबसे कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि मतलब साउंड की चाल माध्यम में रूप में किसमें होती है? ध्वनि की चाल माध्यम के रूप मध्यम में किसमें रहती है दोस्तों? तो मध्यम में किसमें रहती है? ध्वनि की चाल जो द्रव में जो होता है मध्यम माध्यम में रहता है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि किस प्रकार की तरंगे होती है? तो यांत्रिक तरंगे होती है। किस प्रकार की? तो यांत्रिक तरंगे होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हवा में ध्वनि का चाल कितना होता है? तो 332 मीटर पर सेकंड होता है दोस्तों। 332 मीटर पर सेकंड जो है ध्वनि का हवा में चाल होता है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि को मापने वाला यंत्र क्या होता है दोस्तों? मतलब साउंड को किस यंत्र से नापा जाता है? तो डेसिमल मीटर से। किससे? तो डेसिबल मीटर से नापा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, प्रकाश की तरंग किस प्रकार की होती है? तो प्रकाश की तरंग जो होती है दोस्तों ये विद्युत चुंबकीय होती है। किस प्रकार की होती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि विद्युत चुंबकीय तरंगे को और क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसे वेव कहा जाता है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ पे होती है? तो प्रकाश का जो चाल जो है सबसे अधिक निर्वात में होता है। कहाँ पे दोस्तों? तो निर्वात में जो है प्रकाश की चाल जो है सबसे अधिक मानी जाती है। कहाँ पे दोस्तों? तो निर्वात में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रकाश की चाल क्या होती है? प्रकाश का चाल कितना होता है दोस्तों? तो 10 गुने 10 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर मतलब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। निकाय दें सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड जो है प्रकाश की चाल होती है। और 300 और इसका कितना होता है? 332। कितना? तो 332 मीटर पर सेकंड जो है ये आपका साउंड का मतलब ध्वनि का चाल होता है। और प्रकाश का चाल कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रकाश की चाल सबसे कम कहाँ पे होती है दोस्तों? तो प्रकाश की चाल जो है सबसे कम जो है कहाँ पे होती है? तो ठोस जो होती है उसमें प्रकाश की चाल जो है सबसे कम हो जाती है। ठोस में दोस्तों प्रकाश की चाल सबसे कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ पे होती है? तो अधिक सबसे ज्यादा दोस्तों निर्वात में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रकाश की चाल माध्यम के रूप में कहाँ होती है? मध्यम के रूप में दोस्तों द्रव और गैस में होती है। कहाँ पे? द्रव और गैस में रहती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का 98वां टाइगर रिजर्व कितना है? तो भारत में कितने टाइगर रिजर्व मतलब उद्यान है? 107 है। इसमें से पूछा गया दोस्तों भारत का 98वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो मधवा है। कहाँ कौन सा है? तो ये मधवा है। मधवा कहाँ पे है दोस्तों? ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है दोस्तों? मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? तो ये जो है आपका दोस्तों मध्य प्रदेश में बताया जा रहा है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था तब राज्यपाल कौन थे? तो दोस्तों बिहार में 28 कितना दो 28 जून 1968 ईस्वी को 28 जून 1968 ईस्वी को बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। उस समय राज्यपाल कौन थे? तो नित्यानंद कानूनगे। नित्यानंद कानूनगे जो थे बिहार में पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 28 जून 1968 ईस्वी को, उस समय के ये क्या थे? तो राष्ट्रपति थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो बिहार में जो पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो
तो 1968 ईस्वी में लगाया गया था। चलिए, अब तक बिहार में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया चुका है दोस्तों? तो 8 बार जो है बिहार में अब तक राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब और कहाँ लगाया गया था? तो भारत में जो पहली बार राष्ट्रपति शासन कब और कहाँ पे लगाया गया था? तो 1951 ईस्वी में दोस्तों पंजाब में। कहाँ पे? 1951 ईस्वी में पंजाब में जो है भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। चलिए, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि लोकतांत्रिक आधार पर पहली बार राष्ट्रपति शासन कब और कहाँ लगाया गया था? लोकतांत्रिक आधार पर पहली बार भारत में राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था दोस्तों? तो लोकतांत्रिक के आधार पर जो पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, कब लगाया था? 1956 ईस्वी में केरल में। 1956 ईस्वी में केरल में लगाया गया था। चलिए, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति शासन का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग पूछेगा दोस्तों तो भाग 18 में। किसमें? तो भाग 18 में है। चलिए, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति शासन का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद अगर पूछेगा दोस्तों तो अनुच्छेद 352 में। कितना अनुच्छेद जो है, कितना अनुच्छेद अगर पूछ लेगा दोस्तों किसमें है? अनुच्छेद 356 में है। किसमें? आंसर इसका डी हो जाएगा। ए गलत हो जाएगा, आंसर इसका आंसर डी हो जाएगा। 356 में है। भाग कितना? तो 18 में है, राष्ट्रपति शासन से संबंधित। चलिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीट आरक्षित है? 2 सीट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। कालीबंगा और पीलीबंगा स्थल किस राज्य में है दोस्तों? तो ये राजस्थान में है। चलिए, अगले क्वेश्चन जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं दोस्तों? जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो जुते हुए खेत के साक्ष्य दोस्तों मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो से मिला। जुता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा से मिला हुआ। कांच की चूड़ी कहाँ से मिली है दोस्तों? ये जो है कालीबंगा से मिली है। चलिए, अगला क्वेश्चन है यज्ञ विधि के प्रमाण किस स्थल से मिले हैं? तो कालीबंगा से दोस्तों यज्ञ विधि के भी प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? तो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का समय कब से कब तक माना जाता है? तो सिंधु सभ्यता का जो समय है दोस्तों ये कब से कब तक माना जाता है? तो सिंधु सभ्यता का जो समय है दोस्तों ये 2500 से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक जो है सिंधु सभ्यता का समय माना जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता किस प्रकार की थी? तो सिंधु सभ्यता दोस्तों ये किस प्रकार की थी यहाँ पे पूछा गया है। तो सिंधु सभ्यता एक शहरी सभ्यता मानी जाती थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं सिंधु सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो ये अर्ध ऐतिहासिक काल से सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य कार्य क्या है? तो व्यापार उनका जो है मुख्य कार्य होता था। अगला क्वेश्चन दोस्तों सिंधु सभ्यता में किसे महत्व दिया जाता था? तो माता को महत्व दिया जाता था और इसलिए सिंधु सभ्यता के लोग जो थे मातृशतात्मक थे। किस प्रकार के थे? तो मातृशतात्मक थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? तो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। चलिए, अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का पहला नगर कौन सा है? तो सिंधु सभ्यता का जो पहला नगर की अगर बात करेंगे दोस्तों तो पहला नगर इसका जो है हड़प्पा है। चलिए, अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता हड़प्पा की खोज कब और किसने की थी? तो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। चलिए, अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का दूसरा नगर कौन सा है दोस्तों? तो दूसरा नगर मोहनजोदड़ो है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो सबसे बड़ा नगर की अगर बात करेंगे दोस्तों तो मोहनजोदड़ो है। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर कौन सा है दोस्तों? तो राखी गढ़ी है। राखी गढ़ी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर की अगर बात करेंगे भारत में तो ये राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कहाँ पे दोस्तों? हरियाणा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत में सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर कौन सा है? भारत में जो है सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा नगर की अगर बात करेंगे भारत में दोस्तों कौन सा है? तो ये आपका धौलावीरा हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? तो धौलावीरा दूसरा सबसे बड़ा नगर। एक बार चेक कर लेते हैं दोस्तों हम। धौलावीरा सही आंसर का दोस्तों ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पे? तो गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है दोस्तों? ये त्रिभुजाकार में है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? तो उत्तरी स्थल दोस्तों मांडा है। कहाँ पे है? तो ये जम्मू कश्मीर है, चिनाब नदी के किनारे स्थित
है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दक्षिण में सिंधु सभ्यता का स्थल कौन सा है? दक्षिण में दैमाबाद है दोस्तों। दक्षिण में महाराष्ट्र में, ये कहाँ पे दोस्तों? महाराष्ट्र में स्थित है और ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पूरब में सिंधु सभ्यता का स्थल कौन सा है दोस्तों? तो पूरब में जो है सिंधु सभ्यता का जो स्थल है कौन सा है? तो पूरब में दोस्तों आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है और ये जो कौन से, तो हिंडन नदी के किनारे स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पश्चिम में स्थित सिंधु सभ्यता का स्थल कौन सा है? पश्चिम में जो है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल है? तो पश्चिम में जो सिंधु सभ्यता का स्थल सुतकांडोर है। सुतकांडोर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये जो है सुतकांडोर जो है पाकिस्तान में स्थित है। किस नदी के किनारे? तो दशक नदी के किनारे सुतकांडोर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सिंधु सभ्यता कितने वर्ग किलोमीटर में फैली है? तो सिंधु सभ्यता जो है कितने वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है? तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में सिंधु सभ्यता दोस्तों फैली हुई है। कितने? तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में सिंधु सभ्यता जो है फैली हुई है। तो दोस्तों आज का हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों आज का लास्ट यहीं पे जो एंड होता है। दोस्तों लास्ट में जाते हुए मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना आपको दिया जा रहा है बेसिस पे, अगर आप इतना याद करके अगर एग्जाम में जाते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी तरह का जीके क्वेश्चन आपके यहाँ पहुंचते रहे, आपके नोटिफिकेशन में जाते रहे। और दोस्तों सपोर्ट कीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में।